सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार से दूर हर मुश्किल हर मौसम का सामना इसलिए करता है ताकि हमारे देश का हर एक नागरिक सुरक्षित रहे। आज की कहानी दोस्तों एक ऐसे कैप्टन की है जिसने अपनी वर्दी की आन और तिरंगे की शान के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। दोस्तों एक कहानी है जज्बे, अनुशासन और देशभक्ति। एक यूनिफॉर्म में जब जवान होता तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% सामने से ही वो लड़ेगा। कैसा सफर था आपका एक स्टूडेंट लाइफ से सेना में जाने का? ठीक, जब आप सेना में भर्ती हुए उसके पहले आपके गांव से कितने लोग सेना में सेवा दे रहे थे? अच्छा सब, जब आपको पहली बार जब आपकी जॉब लगी तो आपके घर वालों की जो खुशी थी और जो माहौल सबसे पहले कैसे पता चला था? तो हम चिट्ठी पढ़ लेंगे, जब शाम को सोने लगेंगे तो एक बार उसको चिट्ठी को पढ़ेंगे और उसको तकिया के नीचे दबा देंगे। अगली चिट्ठी जब तक नहीं आएगी, चाहे वो 6 महीना हो चाहे 8 महीना, जब तक हमने वो पीछे वाली ही पढ़ना है, वो हर रोज पढ़ना है। कि जब JNK में मेरी ड्यूटी रहती थी, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन हमारे साथ में मोटिवेशन होता। ट्रेनिंग के दौरान सर क्या छुट्टी का प्रावधान होता है क्या कोई? आपको आज ये पहाड़ी को शिफ्ट करना है, उधर ले जाना है, तो सारे लोग मतलब उसको कोई ना नहीं बोलेगा, चाहे उसको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, लेकिन वो उसमें हाँ बोलेगा। कैप्टन सुख सिंह सबके लिए हीरो है सर। कैप्टन सुख सिंह का हीरो कौन है? मेरी माँ और मेरे पिता। जय हिंद सर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। ठीक है सर, हम आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे आपकी जो सेना में जो जर्नी थी अभी तक की वो कैसी रही। तो सबसे पहले सर मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है जी, आपका बचपन कहाँ बीता और आपके परिवार में कौन कौन है? जी देखिए, ये बचपन मेरा गांव यहाँ से कचनारा है जी, जो कि एक छोटा सा गांव। करीब उस गांव में 25 से 30 ही घर हैं और सब लोग बहुत कमज़ोर किस्म के लोग हैं, तो हम उसी में रहते थे। और मेरे मम्मी और पापा मतलब एक अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं थे, खेती बाड़ी का कुछ काम करते थे और अपना उसी में जीवन यापन करते थे। हम 2 भाई थे और 2 बहन, उनके से एक मेरी बड़ी बहन है, वो भी नहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी, बाकी छोटा मोटा अपना पढ़ करके वो अपन को शादी वादी हो रहे। बिल्कुल। बाकी मैं पढ़ता रहा अपना स्कूल टेरी है, तो वहाँ पढ़ रहा था सरकारी स्कूल में। मतलब आपकी स्कूलिंग पडेरी से? जी, 8वीं तक मैंने वहाँ पर अपना एजुकेशन किया। उसके बाद में ये अपना गुनौर जो स्कूल है अपना हाई सेकेंडरी, उसमें मैंने 10th करी और 10th के बाद में मैंने इसको आवेदन किया भारतीय सेना को। अच्छा जी, और मेरे एक मित्र थे, तो उन्होंने मुझे वो सतना में रहते थे, तो उन्होंने कहा था कि सेना के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने बताया था जी। तो मुझे अच्छा लगा और मुझे मतलब थोड़ा-सा लगा था कि हाँ, मुझे वर्दी से थोड़ा-सा एको में उसमें फिर मैंने हाँ, इंटरेस्ट आया था जी, को उसमें मैंने वो आवेदन किया। और बाकी जो शिक्षा वगैरह थी मेरी नॉर्मल ही थी। आपको वहाँ पर बहुत कोई 94-93 की बात है, आने-जाने के साधन नहीं थे। कचनार और पडेरी के बीच में नाले। अच्छा, उस टाइम पे अब तो सड़क हालांकि बन गई है अब सर। तो हाँ, पगडंडी है, लेकिन उस टाइम पर नाले थे। और कौन से सन की बात है सर? 91-90 की आसपास की बात है। जब हम पडेरी पढ़ने जाते थे तो नाला पैर के जाते थे, क्योंकि कुछ साधन नहीं था वहाँ पर, तो नाले आ जाते थे। और फिर हम लोग स्कूल जाते थे तो बैग को सर पे रख करके, ऐसे तो स्ट्रगल बहुत था स्कूल जाने वाने में। पडेरी में हम लोग तो ऐसे करके थोड़ा बहुत शिक्षा दीक्षा हुई थी। और फिर जब गुनौर में आ गए तो थोड़ा गुनौर का ही पैदल आना जाना था, लेकिन फिर भी शिक्षा वहाँ रहे, वहाँ पर गुनौर से ठीक हो। दोस्तों आप देख सकते हैं, सोचने वाली बात है, जो हम कहानियाँ पढ़ा करते थे, जो हम कहानियाँ आजकल बहुत सारे टीवी चैनल दिखाते हैं कि पहले के जो शिक्षक हुआ करते थे, स्टूडेंट हुआ करते थे, वो कभी नदियों से तैरकर पढ़ाई के लिए जाते थे, कभी जो गांव में नरवा कहलाते हैं, गांव की आम भाषा में हमारे बोली जाए तो नरवा कहलाते हैं, उनको पार करके पढ़ने के लिए जाते थे। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने बैठे हैं जिन्होंने ये चीज़ देखी है, जो उनकी जर्नी में शामिल है और यहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई रही होगी। आज तो हमारे पास क्या नहीं है, हर एक सुविधा है, हर एक चीज़ है, हर एक फैसिलिटी है, उसके बावजूद भी बहुत लोग के एक्सक्यूज़ होते हैं आज के जो स्टूडेंट हैं उनके। लेकिन सोचने वाली बात है, आगे हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। सर मैं जैसे आपने बताया कि 10th क्लास आपकी 91 की समथिंग आप बता रहे हैं जी, हाँ, 10th मेरी 93 में हुई। 93 में जी। और सर 12th आपकी
10th के बाद चला गया था सेना में, अच्छा, सेना में। चला गया था। 10th मैंने क्लियर की थी, 94 जून में रिजल्ट आ गया, और 94 दिसंबर में सेना में इंटर हो गया था। तो सर आपकी स्टूडेंट लाइफ में हॉबी मतलब क्या थी? जी, खेल वगैरह। अच्छा, खेल वगैरह। मतलब मैं खेलता वेलता ज़्यादा था। हमारे यहाँ एक दो लड़के और थे, कोई जैवलिन और डिस्कस थ्रो का मैं प्लेयर था। अच्छा। जी, और कबड्डी भी मैं खेलता था। तो मैंने स्टेट लेवल पर हमारे जो सर थे वो बिलथरिया जी सर हैं, तो अभी तो वो रिटायरमेंट थे, लेकिन उन्होंने हमें अच्छा मतलब खेल वेल का मतलब बढ़िया टेक्निक सिखा देते हुए, और कबड्डी और जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में हमने काफ़ी स्टेट लेवल तक इसको बहुत किया, और हमें बहुत मतलब इसमें बहुत लगाव था। डिस्कस थ्रो मींस आपने सुना होगा तवा फेंक कहलाते, जी, तवा फेंक कहते वो हैं आप तवा ही भाषा में, है, जी, हिंदी जी, में तवा तवा ही फेंक है, कहलाते हैं। तवा फेंक है। चूंकि सर ने बताया कि खेलों में रुचि बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद ही सर सेना में गई, और जिक्र किया बिलथरिया सर का। मैंने भी सर उनसे प्रशिक्षण लिया हुआ है। जी। मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, जी, 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 नेशनल प्लेयर हूँ, जी। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। सर विद्यार्थी जीवन में और क्या संघर्ष था आपका? ऐसी कुछ बातें बताइए जो बहुत संघर्षशील रही हो जब आप सेना में नहीं गए थे। जब मैं सेना में नहीं गया था तो मेरे लिए सबसे बड़ा तो यही था कि जो आर्थिक कमजोरी बहुत थी हमारे। अच्छा। तो मतलब ये मतलब फीस वगैरह या ड्रेसेस वगैरह या उसके जो स्कूल की जो रिक्वायरमेंट थी कॉपी किताब से लेकर के, ये हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। हमारे जो मदर फादर वगैरह थे उनको बड़ा स्ट्रगल हो रहा था, क्योंकि उस टाइम बहुत कमजोरी थी हमारे घर में जो भी थी पैसे दाम की। तो वो हमें सब लग रहा था कि भाई ये सब दूरियां कब हमारी दूर हो जाएंगी, हम ऐसा क्या करेंगे। और उस माहौल में हमें कोई माहौल नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बहुत छोटा सा गांव था, अगल बगल में भी ऐसा कुछ विकास नहीं था। तो हमें सिर्फ यही लग रहा था कि यार हम इससे कब निकलेंगे बाहर, और हम एक मतलब नॉर्मल जो फैमिली कब बना पाएंगे अपनी फैमिली को। तो ये सब चीज़ तो मुझे बड़ा स्ट्रगल लग रहा था अपने जीवन में उस टाइम पर, जब उतनी समझ भी नहीं थी। कोई 16 साल 17 साल की उम्र की जो आम स्टूडेंट में उनके एक बचपन ही रहता है वो। हाँ बिल्कुल, पचपन तो रहता हूँ। उसमें तो लेकिन फिर भी बड़ा स्ट्रगल था हमारे जीवन में, सबसे बड़ा इस चीज़ का स्ट्रगल था। अच्छा, तो सर प्रेरणा फिर कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा हमें जो हमने बताया, हमारे जो फ्रेंड थे वो सतना में पढ़ रहे थे, तो उनका सिर्फ आश्वासन था। वो ये बोल रहे थे कि लगन से आप करो और सेना को आप ज्वाइन करना। आप अच्छा खेल ले, मतलब आप अच्छा से खेलते हो, आपकी बॉडी वगैरह सब सही है, और आप इसको ज्वाइन करोगे तो एक तो बड़ा गर्व भी रहेगा, और अपना जो ये अपना जो आर्थिक वाला सिस्टम है वो भी अपना ड्यू हो जाए, तो ये आप उसको ज्वाइन भी कर लोगे अच्छी तरीके से। तो उनने सब प्रेरणा दिया था इसके लिए मुझे, इसे ज्वाइन करने के लिए आर्मी। तो बस वजह से पर मैंने तो फिर सर कैसा सफर था आपका एक स्टूडेंट लाइफ से सेना में जाने का? कैसे स्टार्टअप था मतलब आपका, सेना भर्ती में कैसे आप गए, जी। इन सब सारी चीज़ों पे थोड़ा बताइए। हाँ, तो जो स्टूडेंट लाइफ थी तो वो खेलों से जुड़ी थी, जी। ज़्यादातर खेलों में इंटरेस्ट था अपना। तो खेलों का मतलब या तो ये कोई अच्छा प्लेयर बन जाओ तो वो सही है, या फिर कोई बेल्ट फोर्स की नौकरी ही उसमें अचीवमेंट होएगी। जो भी प्लेयर्स होंगे सारे सभी के लिए मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी कोई अच्छा खेलता है तो इसका मतलब अच्छा खेलता है तो उसकी बॉडी अच्छी होएगी। बॉडी अच्छी होगी तो बेल्ट फोर्स की नौकरी उसके लिए ही ज़्यादा अति उत्तम होगी, चाहे कोई बच्चा है वो आज का, तो स्ट्रांग है क्योंकि वो। और यही सब था, क्योंकि मैं ज़्यादा खेलों में मेरी रुचि थी, तो फिर मुझे सेना की नौकरी में जाने के लिए आसानी रही। बिल्कुल सर। तो उसके जो टेस्ट वगैरह थे तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था। उसकी 2.4 किलोमीटर रनिंग होती है, उसका जो एक बेसिक टेस्ट होता है, और उसके जो चिन अप होते हैं वो 9 चिन अप होते हैं, जो कि आपको एक बीम से लटक करके अपने चेस्ट को उसमें टच करना होता है, जिसको आप चिन अप बोलते हो। और उसमें और बाकी और भी टेस्ट होते हैं, जैसे हाई जंप वगैरह है, लॉन्ग जंप वगैरह है, इस तरीके की जो भी है वो उसका कुछ दूरियाँ होती हैं। तो वो सब चीज़ की प्रिपरेशन अपन ने 9th और 10th के बीच में करी थी। अपन ने अपने गाँव में ही बना रखा था वो लटकने वाला, तो 2 बल्ली गाड़ के और उसको बना दिया था। हाँ, तो यहाँ से हम लोग दौड़ के जाते थे, तो उसमें लटकते थे, शाम को भी सवेरे भी। माँ-बाप बोलते थे कि अरे क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, कहाँ लटक रहा है फालतू में। तब भी हम लोग लटकते थे, हम लोग को मतलब वो लग रहा था कि भाई ये टेस्ट क्लियर करना है, जैसा भी होगा तो होने दो, लेकिन अपना अभ्यास जारी रखना है। तो अपन ने अभ्यास जारी रखा, और जब वो टेस्ट आया तो अपन ने पूर्ण रूप से नंबर लिए थे। 100 नंबर का था फिजिकल मेरा, अच्छा मैंने 100 में 100 नंबर लिखे थे उसमें। अच्छा। जी,
तो उसमें हम लोग जो हमारे बैच में 80 लोग थे, 80 लड़के गए थे मेरे बैच में, उसमें मैं सेकंड रहा था। मतलब एक टॉपर एक दूसरा था और मैं टॉपर से सेकंड था उस नंबरिंग में, मतलब एग्ज़ाम में और फिज़िकल के नंबर में सेकंड टॉप था मतलब। अच्छा, वो भी रैली भर्ती थी सर वो? नहीं, बीआरओ भर्ती थी। अच्छा, बीआरओ भर्ती। जी, बीआरओ अपने जबलपुर लगते हैं। जी। तो जबलपुर से बीआरओ भर्ती आपने आवेदन करना होता था पहले कि भर्ती प्रक्रिया कब है, तो आपन ने आवेदन कर दिया तो वहाँ से उनका कॉल लेटर आएगा, आप इतनी तारीख को आइए, आपका फिज़िकल टेस्ट है। तो आपने उस 1-2 दिन पहले जाना है, तो वहाँ फिज़िकल जो 5 बजे से 4 बजे जो भी ग्राउंड आपको मिलेगा, वहाँ पे जाएँगे और जो किट होगा आपका वो पहन कर के आपको दौड़ना है, जो भी टेस्ट है वो देना है पूरे। उसके बाद में नेक्स्ट डिटेल वो कर देंगे आपको कि भाई आपका मेडिकल किस तारीख को होगा। तो सबसे पहले फिजिकल होता था, फिर मेडिकल, तो मेडिकल में वो 1-2 दिन पहले जाना है, तो फिर पूरा मेडिकल टेस्ट करवाना 1-2 दिन में और उसके बाद फिर रिटन होता था लास्ट में। तो रिटन में भी आपको 2-4 दिन पहले बुलाएँगे वो और सब बता देंगे कि भाई कैसे क्या है, कब रिटन है, कहाँ पे है। तो आपको उस टाइम पर जाना है, वहाँ पर रिटन देना है और बस फिर आपको रिजल्ट का इंतज़ार करना है। अच्छा। जी, तो फिर रिजल्ट आएगा तो उसकी एक मेरिट बनाएँगे, मेरिट बेस पे जो भी जितनी भी चयन करना है उनको, यदि 100 सीटें हैं तो जो टॉपर 100 हैं, वो नंबरों के हिसाब से जो टॉप 100 हैं तो वो उनको आगे से ले लेंगे। अच्छा, छोटी-सी इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए सर, जी, जैसे आजकल के बच्चों की मानसिकता है कि हमें सेना में जाना है और वो बहुत मेहनत सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं। जी, और सर जैसे आप थोड़ा-सा मुझे बताइए उस टाइम का, जी। जब आप तैयारी कर रहे थे, सेना में नहीं गए थे, जी, उस टाइम का जो आजकल के बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमारे पास खाने-पाने की ये चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास वो चीज़ें आ जाए तो हम अच्छा दौड़ लेंगे, जी, हमारे पास ऐसी चीज़ें आ जाए तो हम वो कर लेंगे। ऐसे सारी चीज़ें बच्चों के कुछ एक्सक्यूज़ भी होते हैं जी, और बहुत सारे बहाने भी होते हैं। जी। तो आप मुझे बताइए उस टाइम का आपका डाइट प्लान क्या था जब आपने इतनी बड़ी सेना का फिजिकल निकाला, वो भी 100 में से 100 मार्क्स? जी, तो क्या आपका था मतलब उस टाइम का जो डाइट प्लान था? जी। देखिए, उस टाइम तो खाने-पीने के लिए आम गाँव में दूध ही होता था। दूध भी मतलब होता था, पर्याप्त होता था। तो सिर्फ़ खाने में बस दूध का ही था सबसे बड़ा योगदान, जो कि आपको सुबह-सुबह 1 से डेढ़ गिलास दूध पीना है और बाकी टाइम अपना ब वर्कआउट करना है और यदि लगता है तो शाम के टाइम पर भी आपको दूध ही पीना है। बाकी नॉर्मल ये चावल-रोटी जो भी है यही खाने में था। ऐसी कोई मतलब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी कि आप कोई अभी आज के टाइम पर या फिर जिसके पास में ज़्यादा है तो भाई बादाम, काजू वगैरह जो भी इस तरीके की चीज़ें डाइटिक खा रहा है इंसान तो और भी स्ट्रॉन्ग बनता है। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि हमारे पास अगर काजू बादाम नहीं है तो हम तो तैयारी नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे मान सकते हैं, कई मुझे स्टूडेंट ऐसे मिले। नहीं, 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 सही है, सही है। सर क्या है, मैं फील्ड में देखता रहता हूँ, कई ऐसे लोग बच्चे मिले हैं मुझे, हाँ, बोलते हैं हम तैयारी तो करें लेकिन हमारे पास खाने-पीने के लिए चीज़ें नहीं हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा जैसे कि भाई खाना-पीने के लिए चीज़ें चना खा लो आप, हाँ, और भी चीज़ें हैं। हाँ, बोले कि नहीं काजू बादाम ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमारे पास होगा हाँ। तभी हम दौड़ पाएँगे, नहीं तो हम पीछे हो जाएँगे। तो ये एक मानसिकता है या उनकी सोच विचारधारा बना रखी है? अभी मैं तो यही कहूँगा कि शायद उनकी विचारधारा ही होएगी कि भाई काजू बादाम के द्वारा ही दौड़ा जाए। ऐसा तो नहीं है कि काजू बादाम के द्वारा ही दौड़ा जाए। पहले भी लोग दौड़ते थे, ये मिल्खा सिंह वगैरह ये कौन उस टाइम दौड़ते थे तो इनके पास कौन से काजू बादाम नहीं थे। बड़े-बड़े लोग दौड़ते थे, बड़े-बड़े लोग सेना में चले गए और भी आज भी दौड़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ये मानसिकता होती है लोगों की। बिल्कुल। बाकी ये है कि हाँ, यदि आप डाइट प्लान से चल रहे हो या आप शेड्यूल में चल रहे हो तो थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस तो आती है। मतलब जो स्ट्रेंथिंग है बॉडी की, वो डाइट प्लानिंग में तो मतलब स्ट्रॉन्ग आएगी यदि वो सही से सिस्टम से हो रहा है तो। तो ये तो है। बिल्कुल। जी। अच्छा सर, जब आपको पहली बार जब आपकी जॉब लगी, तो आपके घरवालों की जो खुशी थी और जो माहौल सबसे पहले किसे पता चला था? जब मेरी जॉब लगी थी तो सबसे पहले मेरे टीचर को पता चला था। अच्छा। जी। जी, जी। तो मेरा जो कॉल लेटर आया था तो मैंने सबको बताया था कि मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया है। तो बोला, "अरे! जॉइनिंग लेटर तो आ गया?" तो मतलब, "जी सर।" तो उनको वो इतने मतलब खुशी से एकदम उछल गए थे कि जैसे लग रहा था कि इनको दुनिया की पूरी खुशी मिल गई हो। अच्छा, उनका नाम जी। लेना चाहेंगे? वही हैं अपना बेलथरिया जी हैं मेरे। अच्छा, विल थरी। हाँ, जी। तो वे वो मतलब उन्हें बड़ी खुशी हुई थी और उसके बाद में मेरे जो मम्मी-पापा हैं तो वास्तव में भाई कोई लड़का वैसे जाएगा तो अंदर आत्मा से और जो अगल-बगल में जितने भी गाँव थे सभी को पता चला था, तो सारे लोग मिलने के लिए आए थे। भाई लोगों के दिमाग में कुछ पहले डर था ज़्यादा। बिल्कुल। भाई सेना में जा रहा है तो पहले लोग
पहले उससे पहले तो लोग सेना में जाते नहीं थे। लोग बोलते थे कि खतरा बहुत है, अच्छा। सेना में खतरा बहुत है। तो नौकरियां तो बहुत आती थी, लेकिन लोग जाते नहीं थे, खतरा के वजह से डरते थे लोग। लेकिन जब मतलब मेरी ज्वाइनिंग थी 94 तक, तो मतलब नौकरियां कम मिलने लगी थी, तो लोग मतलब जाने के लिए बहुत वॉलंटियर होने लगे थे। तो जब पर मैं गया तो लोग बोले भाई ध्यान रखना, ऐसे बॉर्डर वॉर्डर में ऐसे पाकिस्तान पाकिस्तान का, कुछ लोगों को कुछ पता नहीं, पाकिस्तान का नाम तो जान ही रहे थे सब लोग। तो बोले भाई पाकिस्तान का ध्यान रखना, ऐसा है वैसा है, और अपने बच के रखना, तो सही सलामत से नौकरी करना और बढ़िया से ईमानदारी से करना। अच्छा, तो ठीक है। जब आप सेना में भर्ती हुए, उसके पहले आपके गाँव से कितने लोग सेना में सेवा दे रहे थे? कोई नहीं, अच्छा, नहीं, मतलब आपके गाँव के आप प्रथम व्यक्ति हैं प्रथम व्यक्ति हैं जो कि सेना में चयन होके आगे आए थे। यस यस। अच्छा, अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए सर, ट्रेनिंग के दौरान आपका जब भर्ती हो गए आप, तो उसके बाद ट्रेनिंग हुई होगी आपकी, तो उसका कैसा क्या अनुभव रहा है आपका? क्या-क्या सीखा है आपने? ट्रेनिंग के दौरान जब अपन सिविल लाइफ से और सेना को ज्वाइन करते हैं, तो सेना के जो नियम हैं बहुत ही चेंज हैं। क्या-क्या डेली रूटीन सिस्टम जैसे? सिस्टम बहुत ही चेंज है। देखो, अच्छा। सबसे पहले सोए का उठना कंपलसरी है कि सुबह आपको 4:30 बजे बिस्तर छोड़ देना है। जो लोग उठ नहीं पाते। आज के लड़के को बोलोगे तो वो वैसे भी परेशान होता है, 12 बजे उठते हैं लड़के, लेकिन सेना 4:30 बजे सुबह उठना ही उठना हर हालत में। आपको बेड टी मतलब बिस्तर में चाय आ गई, तो कोई चाय की आदत है तो चाय के साथ उठो, नहीं तो उठना ही होगा। तो आप सुबह 4:30 उठो, 4:30 बजे उठ गए, आधा 1 घंटा में आप फ्रेश हो गए। उसके बाद में आपको जो पीटी है, पीटी इकट्ठे होंगे सारे लोग, जो ग्राउंड होगा, और उसमें जो पीटी है तो 1 घंटा पूरी वर्जिश होएगी, कुल पसीना होएगा, और वही 6:30 बजे 6 बजे के समथिंग मतलब पीटी वीटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में आप आ जाएँगे तो आप थोड़ा-सा आराम करेंगे, उसके बाद नहाएँगे धोएँगे, 8:30 बजे तक आप अपना नहा धो के नित्य क्रिया से फुर्सत हो जाएँगे, नहा धो के पूजा पाठ करके जो भी है, उसके बाद में नाश्ता-वाश्ता करके नॉर्मल सी जो आपकी ड्यूटी है जहाँ जिसको लगाना है, किसी-किसी को जिसकी कोई गाड़ी में ड्यूटी है तो अपनी गाड़ी देखेगा, कोई गन्स वगैरह है, तोप्स वगैरह है जिसको काम है, तो वो बैच चला जाएगा अपना गन्स तोप देखेगा। मतलब इस तरीके से पूरे दिन का रूटीन चलता रहेगा। फिर दोपहर हो जाएँगे तो फिर भोजन के लिए सब आ जाएँगे, तो खाना-वाना खा कर के आधा 1 घंटा थोड़ा-सा रेस्ट कर लेंगे। फिर शाम को इवनिंग में वो गेम परेड्स होएँगे, तो जो गेम्स खेलने वाले बच्चे हैं, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल जो भी है, जिसके भी फ़ेवरेट है, तो उसमें गेम्स चलेंगे और 1 डेढ़ घंटा से गेम चलेंगे। उसके बाद में फिर आकर के अपना तैयार और होकर के शाम का खाना जो भी है होएगा, और बाद में आराम जल्दी हो जाएँगे, 9 बजे से पहले-पहले सब बिस्तर में हो जाएँगे। अच्छा, सोने को भी पर्याप्त टाइम मिलता है। मिलता है, हाँ, 9 बजे लास्ट टाइम, मतलब 9 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी, सनडाउन, स्लिप डाउन, मतलब आप अंदर हो जाओगे, लाइट बंद हो जाएगी। ऐसे रूल्स है कि भाई 9 साढ़े 9 बजे तक लाइट बंद, सब सो जाओ, क्योंकि सवेरे साढ़े 4 बजे फिर से उठना है, किस वजह से। ट्रेनिंग के दौरान सर क्या छुट्टी का प्रावधान होता है क्या कोई? जैसे ट्रेनिंग घर आना चाहते हैं मान लीजिए, उसके लिए बोल रहा हूँ। अभी क्या है कि आज का और पहले का तो बहुत चेंज हो मैं गया। पहले का बता रहा तो पहले टाइम था, हमारे टाइम पर तो 28 डेज़ की छुट्टी मिलती थी 6 महीने के बाद। मतलब आपको 5 महीना ट्रेनिंग करना है, यानी 20 वीक, 20 हफ्ते आपको ट्रेनिंग करना है। उसके जो टेस्ट हैं जितने सारे क्लियर करना है, और उसके बाद में 1 महीने की आपने छुट्टी काटना, अपने परिवार से मिलना है। उसके बाद वापस आना है, फिर से 20 वीक की फिर से ट्रेनिंग होएगी, और उसके बाद में आप कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद किसी बटालियन में आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा, वो वहाँ चले जाएँगे। तो फिर वहाँ जो तो साल की 90 दिन की छुट्टी आपको हर साल मिलती है। कोई ट्रेनिंग का कोई यादगार पल बताइए जिसको आज भी आप याद करते हो और एकदम अच्छा लगता हो? जी, कोई दोस्त के साथ, कोई मस्ती या फिर किसी ऑफिसर के साथ, हाँ जी। कोई सर? एक्चुअली क्या है ना कि ट्रेनिंग में क्या होता है कि रात को आपको चेक करने के लिए आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो रात को चेक करने के लिए क्या करेंगे वो कि एक स्टैचू बना देंगे। अच्छा। कभी-कभी तो ऐसा है कि वो आपको चेक करेंगे, आपको छापा मारेंगे, आप ड्यूटी किस तरीके से दे रहे हो। हो सकता है आप नींद में ड्यूटी दे रहे हो, भाई दिन भर लड़के ने मेहनत करी है, तो कहो रात को सो जाए। बिल्कुल। तो कभी-कभी तो फिर क्या होता है कि जब कोई आता है, मान लो आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो और सामने से कोई आ रहा है, तो आप उसको चैलेंज करोगे, कौन आ रहा है भाई? एक बार तो बोलेंगे। तो वो आगे से कुछ बोलेगा ना बोलेगा, लेकिन आप फिर छुपा लोगे, आड़ पकड़ोगे, उसके दाहिने जाओगे, बाएँ से जाओगे, ये बोल क्यों नहीं रहा है? या गूंगा है या पता नहीं कौन है। तो एक बार क्या हुआ कि
रात को मेरी ड्यूटी थी और उसने एक स्टैचू बना दिया उन लोगों ने मुझे चेक करने के लिए, मुझे समझ नहीं आया और मेरी ड्यूटी 10 साढ़े 10 बजे गया तो वो एक स्टैचू आदमी की तरह बना था। तो सारी रात मैं 1 घंटे से उसको कौन है भाई, कौन है भाई, इधर से उधर से बोल रहा था, तो कोई जवाब नहीं आया था। मैं बोला ये क्या हो गया मेरे साथ, अच्छा। और लग रहा है ना कोई आदमी अचानक से आ गया है और अटैक कर देगा, ना कहीं पता नहीं गूंगा है क्या है। तो मैं धीरे धीरे रैंक करके और ऐसे उधर से उधर से उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। और रात फिर एकदम लास्ट में जब पूरे में यहाँ खून खून आ गया रैंक से टाइम, मैंने बोला ये तो कोई लगता है आ ही गया है, वो अटैक कर ही देगा, बोल नहीं रहा है गूंगा पता नहीं क्या है। जब लास्ट में जा करके मैंने उसको जाके देखा तो वो स्टैचू था। स्टेचू में था। तो फिर मैंने अपनी बताई कहानी सब लोगों को सवेरे, तो बोले यार तूने बताया क्यों नहीं था, तू रात भर परेशान होता रहा। मैंने और किसी को बताया नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसको मारूं या कुछ करूं, लेकिन मेरा ही इसमें वो रहे, इसके साथ फाइट में ही करूं जितनी हो सके। अच्छा। तो मुझे ये लग रहा था अच्छा कि अच्छा अच्छा। ये सब आ जाएंगे तो इनका भी योगदान हो जाएगा। तो मैंने बोला इसके साथ तो स्ट्रगल मुझे ही करना है, मतलब मुझे ही लड़ना है। मुझे ही लड़ना है। मुझे लग रहा था कि इसके साथ मैं ही लड़ूंगा ये चिल्लाई, तो इसलिए उसके साथ स्ट्रगल मैंने किया था, मेरे साथ रात वैसे हो गया था। सर ये कितनी बड़ी बात आपने बोल दी सर इसमें कि एक जब कोई सेना का जवान होता है, कोई ऑपरेशन में हो, अगर बाई चांस कभी वो अकेले फंस जाए ऐसे मूवमेंट में, जब उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो सामने से जाकर सामने वाले से लड़े अटैक करे, या तो पीछे हट जाए। लेकिन सर एक यूनिफॉर्म में जब जवान होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% सामने से ही वो लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। तो अच्छा है सर, एक यूनिफॉर्म के बाद ये जोश आता है और ये चीज़ें होती हैं, समर्पण भाव आता है, बहुत खुशी की बात है। सब ट्रेनिंग के बाद आपकी पहली पोस्टें कहाँ हुई? ट्रेनिंग के बाद मेरी जो ट्रेनिंग थी वो नासिक रोड महाराष्ट्र में है, ये देवलाली बॉम्बे से थोड़ा सा पहले नासिक करती जगह है, वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई थी। और पहली पोस्ट है उसी स्टेट में एक औरंगाबाद शहर है। अच्छा है सर। जी ये भुसावल के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हाँ जाएंगे है सर। जाएंगे, औरंगाबाद शहर है, जिला है वो। तो वहाँ पर एक कैंट है सेना का, वहाँ पर पहली पोस्टिंग मेरी औरंगाबाद में हुई थी। लेकिन उस टाइम मेरी बटालियन राजस्थान में कहीं बॉर्डर साइड में सी, तो पर वहीं के मैं एंटर हो गया था। अच्छा सर, देखा जाता है कई बच्चे जब आपके बाद जो रैली भर्ती शुरू हुई थी उसमें कई देखा जाता है जो ट्रेड होती है, ट्रेडमैन हुआ, जीडी हुआ, नर्सिंग हुआ, टेक्निकल, इन सब की भर्तियां होती हैं। तो सर इन सब की भर्ती अलग अलग ट्रेडों से जब ये फॉर्म भरते हैं, फिजिकल पास आउट करते हैं, इसके बाद सर ट्रेनिंग इनकी एक साथ ही होती होगी या फिर अलग अलग होती होगी? जितने भी अलग अलग बैच की ये होते हैं, तो इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है, जी मतलब इनकी एक बेसिक ट्रेनिंग है। जी। बेसिक ट्रेनिंग बोलें तो उठना बैठना चलना बोलना बातचीत करना सेना का मतलब थोड़ा नॉर्मल जो रूटीन है उसको सिखाना है। तो वो जो 20 हफ्ते जो मैंने बोला था 20 हफ्ते उसकी ट्रेनिंग ही होती है बेसिक, वो सार्वजनिक साहब की इकट्ठी हुई। मतलब मैंने कुकिंग का फॉर्म भरा, मान हाँ लीजिए ट्रेड का, जी 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 और कोई और है उसने जीडी का भरा, जी जी, तो मेरी उसकी एक साथ ही एक साथ बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग मतलब सबने लेनी है, अच्छा। चाहे वो पंडित जी है चाहे हाँ वो कोई भी है भाई। अच्छा। हाँ धर्मगुरु होते हैं धर्म कुछ, गुरु हाँ। भी हैं तो वो भी अपने साथ भी वही ट्रेनिंग लेंगे, या फिर कोई गन्स मैन है या कोई ड्राइवर्स है मान लिया, या कोई जूता सिलाई करने वाला है या कपड़े सिलाई करने वाले, सेना में तो सारे होते हैं। बिल्कुल। जूते सिलाई करने वाले होते हैं, कपड़े हाँ सिलाई मोची करने होते हैं, मोची बार होते हैं। बार होते हैं। तो वो सारे ग्रुप्स जितने भी होते हैं, कुकर होते हैं, चीफ कुक होते हैं, मतलब सभी होते हैं, धोबी होते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, तो सभी होते हैं। तो सारे मिलकर के वो 20 हफ्ते जो ट्रेनिंग करते हैं वो बेसिक ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद में पर वो अपनी अपनी लाइन में बढ़ जाते हैं। मतलब कहा जाए अगर सेना में अगर किसी भी पोस्ट में है, किसी भी ट्रेड में है, तो वो हर एक भली भांति परिपक्व होता है किसी भी क्षेत्र की लड़ाई लड़ने में। जी जैसे मान लीजिए कोई कुकिंग कुकिंग कर रहा है व्यक्ति, अब कोई ऐसी समस्या आन पड़ी कि हमें सेना की जरूरत है, तो सारी चीजों से उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है, बंदूक चलाने से लेकर के सारी चीजें तक। जी जी अच्छा मतलब ये चीज़ है, मतलब कि सारी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, चाहे वो किसी भी ट्रेड की हो, लेकिन सभी को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा सर, पहली पोस्टिंग जब आपकी हुई औरंगाबाद में, उस टाइम पे आपकी जो रैंक थी वो क्या थी? सिपाही। अच्छा सिप मतलब आप सिपाही रैंक से ही भर्ती हुए सिपाही थे? रैंक से ही मैंने दाखिला लिया था सेना में, और सिपाही रैंक में पहली पोस्टिंग ही मेरी थी। अच्छा जी सर, आप मुझे बताइए सिपाही रैंक से भर्ती होने तक का, जी और उसके बाद आप और भी रैंक में आप पदस्थ हुए, जी उनका सफ़र मुझे थोड़ा बताइए। जी। देखिए
उसमें क्या होता है कि सिपाही रैंक में यदि आपका एंट्री हुआ है तो उसके जो रैंक्स हैं वो स्टेप बाय हैं। मतलब एक लाइंस नायक होता है, उसको एक सिंगल पिक्की आती है, यहाँ पर एक पिक्की लगती है, एक उसके बाद में डबल पिक्की होती है कि वो नायक बनता है। फिर एक मुंशी होता है जो कि हवलदार आता है। फिर वो नायब थानेदार होता है, मतलब जो एक फूल आ जाएगा, पर 2 फूल तो वो सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। फिर वो लास्ट में जिसको 3 फूल लग जाएंगे तो वो ऑब्वियसली कैप्टन बन जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो मेरे रैंक्स थे, तो जैसे-जैसे मुझे सीनियरिटी मिली तो जो टेस्ट उसके होते गए, तो उनको मैं क्लियर करता गया। जैसे 1 साल में मुझे एक तिथि आ गई, 2 साल में दूसरी आ गई, इस तरीके से तीसरे साल, चौथे साल में तीसरी आ गई। फिर वो एक मुझे फूल आ गया कोई 10 साल के ड्यूरेशन में, और दूसरा फूल मुझे आ गया 12-13 साल में ऐसे, और तीसरा वाला कोई वही 20-25 साल के आसपास। अच्छा, अच्छा। तो मतलब सर उसमें ये भी टेस्ट होते होंगे जो जी। लिखित टेस्ट होते होंगे। लिखित टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, वाइवा सब अच्छा, होगा। सारी चीज़ें होंगी। सारी चीज़ें होंगी, सारे टेस्ट के लिए सभी, मतलब सारे हार्ड टेस्ट होंगे, मतलब कोई नॉर्मलाइज़ टेस्ट नहीं है। सारे हार्ड टेस्ट ही होते हैं उसमें, और मेन करके जो आपका फिजिकल है उसको अटआउट रखना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट उसमें ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जी, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र में जाना होता है, तो यदि आप लीडर हैं और आप ही नहीं जाएँगे, तो आप टुकड़ी आपकी का आप कैसे सँभालेंगे वहाँ पे? तो पहाड़ियाँ हैं, उतरना-चढ़ना है, रात को जगना, ऑपरेशन है, गड्ढा नाला है, पानी बरसात है, आतंकवादियों का अटैक है। तो इन सब चीज़ों में यदि लीडर ही नहीं होगा, तो फिर वो लीडरशिप करेगा कहाँ? फिर वो जब अपने ट्रुप्स को कैसे सँभालेगा? वो तो नहीं सँभाल पाएगा। आपको तो अपनी पूरी ऑब्ज़र्वेशन में, अपनी टीम को पूरी ऑब्ज़र्वेशन में रखना होगा। आपको कौन से सिपाही को आगे लगाना है, कौन से पीछे लगाना है, किसको बीच में रखना है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन, मतलब अपने ग्रुप के बारे में पूरी अच्छी तरीके से आपको जानकारी होगी, तभी आप स्ट्रगल कर पाएँगे आगे। सर एक मेरा महत्वपूर्ण बहुत क्वेश्चन है आपसे। जब बात आती है जी। एक भरोसे की, जी। तो हर एक विभाग, जब अंत में एक बात आती है सेना की, जी। तो ऐसा क्या है सेना में कि हर एक विभाग और हर हर कोई इंसान, जी। भारत का हर एक नागरिक, जी। लास्ट में सेना के ऊपर इतना विश्वास और रिस्पेक्ट है? जी। क्या बात है ऐसी? एक आप सेना में अधिकारी रहे, जी। क्या ऑब्जर्व किया कि इतना हमारे देश की जनता पर हमें क्यों विश्वास है इतना? जी। इसका कारण क्या है सर? जी, देखिए ये तो एक ऐसा है कि एक सेना बहुत कच्चे धागे में बंधी है। जी। मतलब एक आदेश यदि मिलता है कि मतलब आपको आज ये पहाड़ी को शिफ्ट करना है, उधर ले जाना है, तो सारे लोग, मतलब उसको कोई ना नहीं बोलेगा, चाहे उसको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, लेकिन वो उसमें हाँ बोलेगा। और दूसरा, ईमानदारी सेना के मतलब रंग-रंग में भरी है। जो कसम खाते हैं वहाँ अग्नि कसम खाते हैं। जब हमारी ट्रेनिंग होती है, जी। तो वहाँ पर हमारी कसम होती है, मतलब माँ-बाप को, अग्नि को, देश को, धर्म को साक्षी मानकर, और हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एक कसम खाते हैं कि हम देश के प्रति कभी गद्दारी नहीं करेंगे, कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे देश के पर मतलब हित में नहीं होगा, या हमारे समाज के हित में नहीं होगा, या किसी भी चीज़ के अनहित में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा एक हम लोग प्रण लेते हैं और कसम खाते हैं, और उसमें जब हम लोग एंट्री करते हैं तो सारे लोग उसी बैच के होते हैं। तो बस जैसे चोरी-चपाटी या गलत काम तो किसी को पसंद ही नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो एक ग्रुप ऐसा है कि बिल्कुल ईमानदारी की बिल्कुल रंग रोस रो मिसाल है एकदम। हाँ, उसमें भरा है। उसको कोई भी अभी इस देश में ऐसे कुछ हो जाता है, ये परीक्षा लीक हो गई, ये हो गई, हाँ, तो ये हाँ। बात हो जाती है, तो ये अजीब-सा लगता है कि यार इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कड़ी होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो जाता है? बिल्कुल सर। हाँ, ये तो क्योंकि देखा जाता है कि जितने भी देश की असल समस्या है वो सेना के कंधों पर है। जी, जैसे बॉर्डर, जी, एक एक ऐसी चीज़ है बॉर्डर की सर, पूरा पूरा देश की जनता टिकी हुई है। जी। अगर बॉर्डर में हमारे जवान ना हो तो हम चैन की नींद सो ही नहीं सकते। नहीं सुन सकते। ठीक है? जी, सर देखा जाता है, हमने मूवियों में देखा है अधिकतम, जब हमारे सामने ये फ़िल्में आती हैं, जी, तो अधिकतम देखा जाता है कि सेना की जब बात आती है तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। जी, सर मेरा और आपसे एक छोटा-सा क्वेश्चन है, जी। जब आप सेना में थे, उस टाइम पे सिपाही रैंक में थे या फिर जब आप पोस्टिंग हुई, जी, उस टाइम की बात है, जी, तो सर जब घर वालों से उस टाइम पे पत्र चलते थे, जी, ना कि ये मोबाइल वगैरह चलते थे जी, उस टाइम पे। जी, तो जैसे हमने मूवी आई थी, वो बॉर्डर मूवी आई थी, जी, संदेशे आते हैं, जी, जी, उसमें गाना है, जी, चिट्ठी आती है, चिट्ठी जाती है। जी सर। तो सर वो तो मूवी है, उसमें चिट्ठी आती है, फिर जाती है, फिर एक दूसरे पढ़ते हैं और फ़ोन से बात नहीं हो पाती थी। तो कैसे आप अपने घर वालों को कैसे इतनी दूरी पर एक चिट्ठी के माध्यम से
अपनी बातें कैसे पहुंचाते थे और क्या कहानियां होती थी और कैसे आप तक वो चिट्ठियां पहुंचती थी? बहुत सही क्वेश्चन है आपका। इसमें तो अभी मैं क्या बोलूँ, मुझे एक इमोशन आता है उस टाइम पर जो हमारे साथ जो मतलब घट रहा था, और आज हम जो देख रहे हैं कि मतलब आज का समय जो ये वीडियो कॉलिंग में चल रहा है, और वो समय था कि मतलब जो कैसे चल रहा था हमारे साथ के हमारे माँ बाप थे, हम लोग चले थे 6-6 महीने के लिए बाहर चले जाते थे, कोई सूचना नहीं, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, जितना भी ये पोस्ट ऑफिस से जो भी कम्युनिकेशन होता था। तो और गांव देहात का रहना है, 2-2 नाले गांव के बीच में पड़ते हैं, डाकिया भी कौन सा जाता है, और बोला 6 दिन तक तो वो नरवई चढ़ो गए, तो अब हमारी चिट्ठी तुम्हारी इधर ही हमारे लो। तो ऐसा होता था बीच में, वो आ गई तो वो यहीं पे है, और इन लोगों को जो डालना है वो घर ही में है। तो अमूमन क्या होता था कि हमें याद आती थी जैसे घर वालों की या जो भी है, जी तो हमारे पास यदि चिट्ठी कोई 3 महीना पहले वाली है, जी। तो हम हर दिन उसी को पढ़ते थे, अच्छा, हर रोज, पुरानी चिट्ठी को? हर रोज, क्योंकि वही सब यादें ताज़ी कर लेते थे कि मम्मी बोल रही कि बेटा हम अच्छे हैं और तुम अपने शरीर का ध्यान रखना और अच्छे खाते पीते रहना। तो हम चिट्ठी पढ़ लेंगे, जब शाम को सोने लगेंगे तो एक बार उसको चिट्ठी को पढ़ेंगे और उसको तकिया के नीचे दबा देंगे। अगली चिट्ठी जब तक नहीं आएगी, चाहे वो 6 महीना हो चाहे 8 महीना, जब तक हमने वो पीछे वाली ही पढ़ना है, वो हर रोज़ पढ़ना है। तो वही सब याद है, मतलब अपनी आती रहेंगी। तो वो समय थे भाई, बहुत ज़्यादा इमोशनली समय थे और बड़े कष्ट थे। पैसे वैसे भी यदि भेजना भी घर वालों को दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई, तो समझ लीजिए कोई साधन नहीं है। अभी ये है कोई ड्राफ्ट बनाओ, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं, कोई ड्राफ्ट बनाओ बैंक में जाके, फिर वो ड्राफ्ट को उसमें डालो अपना अंतर्देशी, उसमें एक लिफाफा में, उसके ऊपर फिर उसको भेजो, फिर जितने दिन लगेंगे 15 से, अभी मान लीजिए आप कारगिल की जगह पे कारगिल या ये साइड में कहीं की पोस्टिंग है, जी जी। तो वहाँ पे 6 महीना 8 महीना वैसे लग जाएंगे, विंटर के समय पे कोई उतरेगा ही नहीं। तो वो आपका ड्राफ्ट आज का पैसा वो 6 महीने के बाद काम आएगा, जब वो आ जाएगा यहाँ गुनौर में आ जाएगा, तो फिर बाद में ये बैंक में जाकर के घर वालों को मिल पाएगा। वो तो आएगा नहीं, क्योंकि रास्ता इतना स्ट्रॉन्ग है, बर्फ़ पड़ी रहती है वहाँ पर, 10-10 फुट बर्फ़ पड़ी है, रोड लाइन सब बंद है। तो ऐसे भी तो फैमिली बच्चे सब ऐसे, मतलब जब माँ बाप भी ऐसे थे, और जब शादी वादी मेरी हो गई तो मेरी फैमिली भी, उनका भी यही हाल था कि जब तक नेक्स्ट चिट्ठी नहीं आएगी तो पुराने वाले को पढ़ते रहेंगे। बहुत ही इमोशनल जी ये चीज़ है सर। जी कहा जाता है कि एक बार नौकरी लग गई तो बिल्कुल लाइफ सेट है और पैसा पैसा है। जी उस टाइम पे तो ऐसा था कि पैसा तो है, जी सैलरी तो आ गई है, जी, लेकिन हम घर नहीं भेज सकते। नहीं भेज सकते। तो आजकल तो सर ये फ़ोन पे सिस्टम चल गया, ऑनलाइन हाँ सिस्टम हाँ, इतना आसान कर दिए इन चीज़ों को जी जी आजकल। जी जी लेकिन पुरानी चीज़ें सर जब सुनते हैं, आज आपकी बात में अंदर से थोड़ा भावुक हो गया हूँ। जी। और सर जो चिट्ठी वगैरह जब जब जाती थी तब कैसा लगता था आपको, जब पहुँच जाती थी एकदम से? तो हमें ऐसे लगता था जैसे वाटर पिक्चर में वो, जब वो डांगी आता है तो आपने पिक्चर देखा होगा, सारे उसकी मोटरसाइकिल के पीछे कैसे दौड़ते हैं सारे, अरे मेरे घर से आई क्या, मेरे चाचू मेरे चाचू मेरे चाचू। वो आपने देखा वो हाँ, सीन? हाँ, बिल्कुल मैंने देखा वो ग्राउंड में आता है, वो बाइक से आता है, बिल्कुल। तो सब लाइनों से अपने अपने बिल्डिंगों से सब दौड़ते हैं। अच्छा। तो मेरी चिट्ठी आई होगी, मेरी चिट्ठी आई होगी, उसमें से कहो 10 की आए और 20 ऐसे चले जाएं, नहीं नहीं आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, अरे आपकी नहीं, आपकी, हाँ आपकी है। तो बस उसी को पकड़ लेंगे, अरे तेरी चिट्ठी में क्या लिखा है, तेरी चिट्ठी में भी कुछ अच्छा, लिखा, वो भी मिलकर उसी की पढ़ेंगे। खुशी का, उसी जो दूसरे की चिट्ठी आई है उसी की खुशी को साझा कर लो, साझा कर लो। भाई उसी को खुशी में अपनी खुशी भी साझा कर लो, अपनी तो नहीं आई तो उसकी आई है। तो ऐसा कुछ ऐसे ही माहौल बन जाता है, वो उस तरीके का माहौल बन गया था। तो पर वो ऐसे ही किसी दूसरे दोस्त की आ गई, तो उसी को पूछ लिया, यार तेरे घर में सब बढ़िया है? तो बोला हाँ सब बढ़िया है। तो बोला तेरे बढ़िया तो अपना भी बढ़िया ही होगा। हम एक ऐसे मान विभूति के साथ बैठे हैं, ऐसे जवान के साथ बैठे हैं जिन्होंने एक मूवी का रोल आपने देखा होगा, लेकिन उन्होंने उस जीवन को जिया है और वो आज चीज़ें हमारे सामने बता रहे हैं। बॉर्डर मूवी आई थी, आपने देखा होगा, चिट्ठी आती है, सारे जवान और जो डाकिया होता है फौज में, उसके पास आते हैं। और उसमें सीन भी है कि एक सुनील शेट्टी एक हीरो है बॉलीवुड में सर, उसने उसने रोल किया था। हाँ सुनिए, उसकी चिट्ठी आई थी तो और लोगों ने भी, जैसा आपने बताया ना, हाँ खुशी जाहिर करी तो सबने साझा कर सभी लिया। ने साझा कर ली। तो इस प्रकार का जीवन सर ने जिया है और हमारे सामने है। सर ऐसी चीज़ें जब आपके साथ होती थी तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्रोसेस थोड़ा सा मुझे बताइए जी कि उस चिट्ठी को आपके अलावा भी पहले पढ़ा जाता था क्या, कि कोई कोई चीज़ जैसे यहाँ से घर से भेजी, जी हमारे माता पिता ने चिट्ठी लिखी, जी
और आप तक भेजी। जी तो डायरेक्ट आप ही उसे पढ़ेंगे या फिर उसके पहले कोई और चेक करता था जी इन चीज़ों को? देखिए उस टाइम पर मेरे टाइम पर तो जो मेरे सीनियर्स थे वो पढ़ते थे। अच्छा, जी, मतलब एक सीनियर तो ज़रूर पढ़ेगा किसी की भी चिट्ठी को। अच्छा, मतलब हाँ, जो यदि 5 साल वाले नौकरी की किसी चिट्ठी आई है, तो कोई 8 साल या 10 साल वाला नौकरी वाला जो थोड़ा एक्सपीरियंस वाला होगा, वो ज़रूर एक बार चिट्ठी को पूरा अध्ययन करेगा। ऐसा कुछ तो नहीं इसने लिख दिया है कि जो कि अपने लोकेशन या किसी चीज़ के खिलाफ हो। ऐसा कुछ यदि इसमें लिख दिया है, तो फिर उस चिट्ठी को अवॉइड करके उसको बुलाया जाता था और उसको डाँट भी लगती थी कि मतलब ऐसा किस चिट्ठी में तुमने लिख दिया है। तो आप ऐसा कुछ लिख नहीं सकते जो कि आप पे उसके सिक्योरिटी के खिलाफ है। ऐसा भी मतलब होता था। किसी को अम्मुनिशन या किसी गन्स बारे में किसी चीज़ में ऐसी कुछ चीज़ लिख दिया कि भाई मैं तो अभी गन चला रहा हूँ, मेरे पास ये गन है और मैं इस गन को इतना तरीके से चला लेता हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें आप नहीं लिख सकते। आप अपने घर की खुशी को लिखो और अपनी ज़रूरत को पूरा करने जो चीज़ें हैं वो तो तुम अच्छा। यहाँ से चिट्ठी जाती थी तो अधिकारी पढ़ते थे जी, और जब आप वहाँ से लिखते थे, जी। तब भी शायद कोई पढ़ता रहा यस, होगा? वो लिख कर अब जब हम लोग लिखते थे तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 लोग पढ़ते थे उसको। क्योंकि इधर से जा सकती है चिट्ठी, लेकिन इनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है कोई गाँव वालों के पास, ये क्या भेजें? कुछ भी नहीं। लेकिन आप जब भेजोगे, आपके पास सिक्योरिटी है। आप तो वहाँ रह रहे हो, सारी सिक्योरिटी तो आपके पास है, आप क्या भेज सकते हो या कोई बात ऐसे लिख सकते हो। तो उसको 2-3 लोग मतलब पढ़ के और उसको अप्रूवल करते थे कि हाँ, अब सही है चिट्ठी या फिर जो उनको लाइन लगती थी उसको काट देते थे और जो ऐसी चिट्ठी है उसको ऐड कर देते थे। सर, सेना अधिकारी जो होता है, उसके पास कौन-कौन सी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? जी। देखिए अधिकारी सेना अधिकारी या अधिकारी कोई भी मान लीजिए मेरी तरफ से तो चलो मैं सेना अधिकारी की ही बात करता हूँ कि मैं सेना अधिकारी रहा हूँ। यस, सेना अधिकारी की जो ड्यूटी है सबसे पहले तो ड्यूटी है कि जो उसका ट्रूप्स है, उस ट्रूप्स को अपना सही सलामत रखे, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना होए और उनकी हर समस्याओं को उसको सुनना है, समझना है और उनके हर टाइम उनका ध्यान रखना है। इसके बाद में जो उसको ऑपरेशन टास्क मिलते हैं, अपने ट्रूप्स के दिए, जैसे मान लो कहीं आज रात को ये एम्बुश लगाना है, कोई अटैक करना है किसी भी चीज़ में, तो आपको मिलेगा भाई प्लाटून नंबर 13 के जो ट्रूप्स कमांडर फलाना सिंह है, सुख सिंह है या विनोद शर्मा जी हैं, आप जाइए। अपने ट्रूप्स को लेकर के फलानी जगह जाइए। तो आप अपने ट्रूप्स के पूरे लड़कों को उतने फिट रखोगे ताकि आप वहाँ पर जाओगे सरप्राइज़ लीक ना होए, कोई खाँसे ना, कोई छींके ना, कोई ऐसे जुकाम सर्दी वाला आदमी उसमें कोई ना जाए। तो उनको सबको बढ़िया रखना है ताकि कोई ऐसी चीज़ लड़कों को ना होए जो कि आप अपने ट्रूप्स को मतलब ले जाकर उस ऑपरेशन टास्क को सही से अंजाम ना दे पाओ। तो ऐसे लड़कों को रखना है तो उनकी सेहत का ध्यान रखना है और उन्हें सेफ सुरक्षित देना है मतलब ज़्यादातर जो अधिकारी की ज़िम्मेदारी यही है। और मतलब अगर किसी मिशन में जाओ, साँस भी लेना तो बड़े आराम से लेना है साँस। जी, हाँ, सरप्राइज़ को रखना है, रात को जंगल है यहाँ पर रजवाड़ा जंगल कुपवाड़ा सेक्टर में रजवाड़ा जंगल बहुत जहाँ पर हज़ारों तादाद के आतंकवादी के जब जेएनके में मेरी ड्यूटी रहती थी, ऐसा कोई दिन नहीं था कि जिस दिन हमारे साथ में मुठभेड़ नहीं वो हो डिबेट्स हैं वो। हाँ, मतलब ऐसा 4 साल, 5 साल मेरे साथ ऐसा मेरा जीवन रहा, हर दिन मुठभेड़, हर रोज़। सवेरे नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सवेरे। कहो नाश्ता खा रहे हैं, कहो पीछे से गोली आ गई। अच्छा, हाँ, वहीं पर पूरी गिर गई, वहीं वहीं लेट जाओ। बोले ये क्या होगा? इतना ज़्यादा अटैक था, इतने ज़्यादा आतंकवादी थे कि मतलब भरे पड़े थे पूरे जेएनके में और उसी टाइम हमारी ड्यूटी थी जेएनके आपको बताएँ। 2003 और 2003 से लेकर 6 तक मैं कुपवाड़ा जेएनके सेक्टर में था आपसे बताऊँ। तो ऐसा कोई मेरा दिन नहीं जाता था कि जिस दिन मैं आतंकवादी से मुठभेड़ नहीं खाता था। सर, एक कैप्टन रैंक के अधिकारी के पास कितने सिपाही होते होंगे? करीब-करीब बोलें तो 100। मतलब एक कैप्टन रैंक के अधिकारी को 100 जी, सिपाही होते जी, थे। जी, अच्छा, जी। 100-110 भी हैं, 100-110 के ऐसा हमको और इतने सर मुठभेड़ में करीब बहुत सारे लोग रहते और होंगे सिपाही? मुठभेड़ में तो मतलब 100 लोगों को जो एरिया दिया जाएगा कि भाई एक से दूसरे का जो डिस्टेंस होगा 10 मीटर का होगा। मान लो आप वहाँ खड़े हो तो फिर मैं यहाँ खड़ा हूँ या नजरी मिलाप होगा तो 50 मीटर 100 मीटर। जंगल में तो 10 मीटर ही नजरी मिलाप होगा क्योंकि जंगल रहता है घनघोर। तो उसमें आप जंगल की वजह से देख नहीं सकते लेकिन नजरी मिलाप होना चाहिए एक दूसरे के बीच में ताकि बीच के गैप से कोई निकल ना पाए ताकि वो अपन लाइन पूरी छेंक मतलब पूरी एक लाइन खड़े हैं तो बीच से कोई ना निकले कि इधर से इधर कोई क्रॉस हो जाए हमारी यहाँ से या बाहर का कोई अंदर घुस जाए या इस साइड का कोई इधर चला जाए मतलब वो एक दीवार बना के रखनी है तो वो नजरी मिलाप से ही बन जाएगी तो कोई निकलेगा तो अपन रोक लेंगे उसी टाइम। तो आप ऐसी चारों तरफ से यदि मतलब कोई भी यहाँ पर मान लो बीच में आतंकवादी है तो अपन ने इसको चारों तरफ से घेर दिया है।
पूरे चारों तरफ से अपन ने घेर लिया है, अंदर से बाहर नहीं जाएगा और बाहर से अंदर नहीं जाएगा कोई। अब वो एरिया अपन ने जो घेरा हुआ है उस एरिया के अंदर सर्चिंग चल रही है, अब वो सर्चिंग चल रही है और उसमें कहीं ना कहीं पर वो मिलेगा, उसको बाहर नहीं निकलने देना है। चाहे वो आपकी ज़मीनी स्तर से वो सर्चिंग हो, चाहे ऊपर से सर्चिंग हो, हवाई से हो, लेकिन वो सर्चिंग अच्छी तरीके से होएगी जब तक क्लियर ना होए कि भाई कहाँ पे है वो। अच्छा, तो आपके ऑर्डर का आदेश का पालन कर मतलब इंतजार करते होंगे सिपाही? जी, अपन ने जितना दे दिया कि 10 कदम तो 10 कदम ही जाना है। अच्छा। हाँ, अपन ने 5 कदम बोला तो 5 कदम ही जाना है। दाहिने 5 कदम, दाहिने 5 कदम। मतलब आपका जो आदेश है, यदि आप सैनिक का अधिकारी हो तो आपका जो आदेश है, वो चाहे उनको गलत भी जाए, लेकिन पालन वही करेंगे जो आपका आदेश होगा। जी। जब हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में नमक की कमी होती है या फिर लाइट चली जाती है, हमारी पसीना आता है या फिर हमें धूप में खाना पड़ जाता है, तो हम हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि हम नखरे होते हैं कि हम खाना नहीं खाएँगे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन एक जवान, एक सेना अधिकारी अपनी टीम के साथ ऐसी जगह पर खाना खाता है, रहता है और अपने जीवन यापन करता है, उसके साथ-साथ देश की रक्षा करता है, जिससे कि आप लोग अपने देश में शांतिपूर्वक रह सको। तो कोशिश करो, आप जो चीज़ आपको मिल रही है, उसको अच्छे से उसको एन्जॉय करो, ना कि उन चीज़ों को इग्नोर करो। जो चीज़ें आपको मिल रही हैं बहुत बड़ी चीज़ है और हमेशा हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो भोजन हो। हमारे किसान और जवान दोनों ही हैं जो इस देश के स्तंभ हैं। आपके करियर में आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या रही? मेरे करियर में सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि जो मैंने मेरी अभी तक ये ड्यूरेशन रहा है मेरी सर्विस का, जी। और जिस फिजिकल और जिस शरीर को लेकर के मैं गया था उसमें, लगभग मैंने मतलब मेरे जो शरीर वापस आया है तो कोई चोट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब ऐसा जैसे गया था वैसे वापस आया हूँ। ये बहुत तो खुशी की जी, बात है। तो मतलब नहीं तो अमूमन क्या होता है कि लोग या तो बीमारी के शिकार हो जाते हैं या फिर कहीं किसी के हाथ में लग जाती है या फिर कुछ भी अंग भंग हो जाते हैं, तो वैसा कुछ नहीं रहा। भगवान की दया से, आप लोग सबके आशीर्वाद से 30 वर्ष का जो सफ़र था, जैसे ही अपन गए थे उसी फिटनेस से वापस आ गए। अच्छा, कैप्टन सुख सिंह सबके लिए हीरो है सर। कैप्टन सुख सिंह का हीरो कौन है? मेरी माँ और मेरे पिता। हाँ, बहुत अच्छा लगा फिलहाल से बात करके। सर, मुझे आने वाले युवाओं के लिए कुछ जो संघर्ष कर रहे हैं सेना में भर्ती होने के लिए या फिर अन्य चीज़ों में भर्ती होने के लिए क्या संदेश है? मेरा संदेश तो यही है कि सेना की नौकरी बहुत अच्छी है और देश की सेवा है और इसमें गर्व है। आपके माँ-बाप को, आपके मोहल्ले को, आपके गाँव को, आपकी तहसील को, जिला को, स्टेट को, सभी को। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे हमारे यहाँ के, को हमें फ़क्र रहेगा कि भाई देश की रक्षा कर रहे हैं अपने क्षेत्र के सारे लड़के। तो जब देश की रक्षा कर रहे हैं तो अपने घर की भी तो करेंगे अच्छी तरीके से। जो देश की रक्षा कर सकता है तो घर गाँव भी तो कर ही सकता है। तो घर गाँव में कोई ऐसे गलत काम नहीं होएँगे। तो भाई रक्षा तो वही कर सकता है ना जो सही नियम कानून पे चलेगा, जो उसके सिस्टम में चलेगा। रक्षा करेगा तो गाँव में ही अब ऑब्वियसली है कि गाँव में भी अच्छे काम ही होंगे। और आगे जो गाँव की नीचे वाली जनरेशन है, उनको भी यही उदाहरण रहेगा कि भाई हमारे पिताजी थे तो हम भी उसी में जाएँ। तो नीचे वाले जी और आगे आते हैं। दोस्तों, आज हम थे कैप्टन सुख सिंह के साथ, जो भी सेना में अधिकारी रहे, सिपाही रूप से भर्ती हुए और जो सेवानिवृत्त था सर का, वो कैप्टन रैंक से सर का समाप्त हुआ और आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सर ने बताई और हमें गर्व है बहुत ज़्यादा सर के ऊपर। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपकी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर।